Hello students, welcome back to my YouTube channel. Today I am going to explain the third part of the chapter Industry of Geography, Class 8th in Hindi. If you have not seen the first and second part of the chapter, you should check the link of the part first and second in the description box. So let us start the explanation of the chapter. आज मैं आपको बच्चों इंडस्ट्रियल डिज़ास्टर के बारे में बताऊंगी कि इंडस्ट्रियल डिज़ास्टर होते क्या हैं. ठीक है. इन इंडस्ट्रीज एक्सीडेंट्स और डिज़ास्टर्स mainly occur due to technical failure or irresponsible handling of hazardous material. तो जो इंडस्ट्रीज होती हैं उसमें कोई भी एक्सीडेंट या कोई भी तबाही जो होती है वो क्यों होती है? वो होती है टेक्निकल फेलियर की वजह से, किसी तकनीक के फेल हो जाने से, या फिर जो ख़तरनाक मटेरियल होता है उसको बहुत ही गैर जिम्मेदारा ढंग से जो है हैंडल करने से. तो वन ऑफ द वर्स्ट इंडस्ट्रियल डिज़ास्टर ऑफ ऑल टाइम occurred in भोपाल on 3 December 1984 around 3 AM. तो जो सबसे ज़्यादा बुरा जो औद्योगिक आपदा आई थी वो आई थी भोपाल में 3 दिसंबर 1984 में सुबह के 3 बजे. इट वॉज अ टेक्नोलॉजिकल एक्सीडेंट. ये एक तकनीकी जो थी दुर्घटना थी इन विच हाईली पॉइजनस मिथाइल आइसोनेट गैस अलॉन्ग विथ हाइड्रोजन साइनेट एंड अदर रिएक्शंस प्रोडक्ट्स leaked out of the pesticides factory of Union Carbide. तो ये जो दुर्घटना हुई थी इसमें तकनीकी वजह से, तकनीकी कोई प्रॉब्लम आ जाने की वजह से बहुत ही जहरीली गैस जो थी जिसका नाम था मिथाइल आइसोनेट. बच्चों ये जो नाम है आपको आपके एग्ज़ाम में भी आ सकता है कि कौन सी तारीख को जो भोपाल में ये दुर्घटना हुई थी और इस दुर्घटना में जो गैस लीक हुई थी उसका नाम क्या था. ठीक है. तो आपने याद रखना है कि 3 दिसंबर 1984 में भोपाल में सुबह के 3 बजे मिथाइल आइसोनेट नाम की जो गैस थी जिसमें कि हाइड्रोजन साइनाइड और बहुत सारे जो रिएक्शंस थे वो प्रोडक्ट के वो लीक हो गए थे आउट ऑफ द पेस्टिसाइड्स फैक्ट्री. एक जो पेस्टिसाइड फैक्ट्री थी उसमें ये गैस लीक हुई थी ऑफ यूनियन कार्बाइड, जो कि यूनियन कार्बाइड की थी. ठीक है. द ऑफिशियल डेथ टोल वाज 3598 इन 1989 और इसमें जो ऑफिशियल डेथ टोल था वो था 3598. Thousands who survived still suffer from one or many ailments like blindness, impaired immune system, gastrointestinal disorder, etc. तो इस गैस के लीक होने के बाद 3598 लोग तो मरे ही, लेकिन हज़ारों लोग जो थे जो जिंदा बच गए थे वो आज भी किसी ना किसी बीमारी के जो है उससे ग्रस्त हैं. जैसे कि ब्लाइंडनेस हो गया, अंधापन हो गया, इम्पेयर्ड इम्यून सिस्टम हो गया, उनका जो इम्यून सिस्टम है वो बहुत बिगड़ चुका है, या फिर उनको जो ट्रांतल विकार जैसे बीमारियां जो हैं वो हो गई हैं. इन अनदर incident on 23rd December 2005 due to gas well blowout in Gaoxiao, Chongqing, China, 243 people died, 9,000 were injured and 64,000 were evacuated. Evacuated means to leave a place because it is dangerous. तो 23 दिसंबर 2005 में ऐसी ही एक और इंसिडेंट हुई जो कि चाइना में हुई थी और इसमें 243 लोग जो थे वो मारे गए थे और जो 9,000 लोग थे वो जख्मी हो गए थे. इसके अलावा जो 64,000 लोग थे वो उस जगह को छोड़कर चले गए थे क्योंकि ये डेंजरस प्लेस था. Many people died because they were unable to run after the explosion.
बहुत सारे लोग इसलिए मर गए थे क्योंकि जब एक्सप्लोजन हुआ तो वो भाग नहीं पाए थे। Those who could not escape, जो बच ही नहीं पाए, in time suffered burns to their eyes, skin and lungs from gas। और कुछ भागते हुए जो मतलब उससे बिल्कुल पूरी तरह से बच नहीं पाए थे, भाग लिए थे वहाँ से, उनको फिर भी इस एक्सप्लोजन की वजह से उनके आइज़ में, उनकी चमड़ी पर और लंग्स में जो था गैस की वजह से बर्न्स हो गए थे, ज़ख्म हो गए थे। अब ये रिस्क रिडक्शन कैसे हो सकता है? ये जो इतने ख़तरनाक फैक्ट्रीज या मिल्स होती हैं, है ना, तो वहाँ पे मतलब ये जो रिस्क को रिड्यूस करने के तरीके क्या हैं? Densely populated residential area should be separated from far away from the industrial areas। तो इस तरह के जो खतरनाक गैस लीक होने के चांसेस होते हैं जहाँ से, और वहाँ पर जो डेंसली पॉपुलेटेड रेजिडेंशियल एरिया नहीं होना चाहिए, यानी कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा जनसंख्या में लोग जो हैं उनका निवास नहीं होना चाहिए। ये इन जगहों से बहुत दूर होना चाहिए। पीपल स्टेइंग इन द विसिनिटी मीन्स आसपास ऑफ इंडस्ट्रीज, जो लोग इन इंडस्ट्रीज के आसपास रहते हैं, शुड बी अवेयर ऑफ द स्टोरेज ऑफ टॉक्सिन्स or hazardous substances and their possible effects in case of if an accident occurs। तो जो लोग यहाँ पे रहते हैं इस तरह की इंडस्ट्रीज के आसपास रहते हैं, उनको इनकी जो विषैले गैसेस होती हैं जो इसमें से लीक होने की संभावना होती है, और जो खतरनाक सब्सटेंसेस के एक्सप्लोजन का जो डर होता है उसके बारे में उनको मतलब नॉलेज होना चाहिए कि अगर कभी इस तरह का कोई एक्सीडेंट होता है तो फिर उसके पॉसिबल इफ़ेक्ट्स क्या हो सकते हैं और उन्हें उसके लिए क्या मेजर्स लेने चाहिए। फायर वार्निंग एंड फाइटिंग सिस्टम शुड बी इम्प्रूव्ड। और जब इस तरह की कोई घटना होती है तो फायर वार्निंग जो होती है उसको, और जो आग की चेतावनी और प्रणाली जो होती है उसको इम्प्रूव किया जाना चाहिए। स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंसेस शुड बी लिमिटेड। और इस तरह के जो विषैले पदार्थ होते हैं उनकी जो स्टोरेज होता है वो कम मात्रा में होना चाहिए। ज़्यादा मात्रा में होगा तो ज़्यादा नुकसान हो सकता है इन केस ऑफ एन इंसिडेंट। पॉल्यूशन डिस्पर्शन क्वालिटीज़ इन द इंडस्ट्रीज शुड बी इम्प्रूव। और प्रदूषण के फैलाव को रोकने के लिए जो क्वालिटी है वो अच्छी होनी चाहिए। तो इस तरह से जो रिस्क रिडक्शन हो सकता है। आगे करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेजर इंडस्ट्रीज़। तो जो मेन इंडस्ट्रीज हैं, जो बड़ी इंडस्ट्रीज हैं, उनका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो रहा है। द वर्ल्ड्स मेजर इंडस्ट्रीज आर द आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज। तो जो संसार के सबसे बड़े जो उद्योग हैं वो है आयरन और स्टील उद्योग। द टेक्सटाइल इंडस्ट्री, इसके अलावा टेक्सटाइल इंडस्ट्री एंड द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्रीज। ठीक है, तो इस तरह से ये 4 इंडस्ट्रीज मेजर होगी। आपको याद रखना होगा कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेजर इंडस्ट्रीज क्या है, कौन कौन सा हो गया। आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री नंबर 1, द टेक्सटाइल इंडस्ट्री नंबर 2 एंड द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री नंबर 3। द आयरन एंड स्टील एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्री आर द ओल्डर इंडस्ट्रीज। ठीक है, आयरन इंडस्ट्री, स्टील इंडस्ट्री और टेक्सटाइल इंडस्ट्री, ये तीनों इंडस्ट्रीज जो हो गई हैं ये तो पुराने उद्योग हैं। ठीक है, वाइल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इज़ एन इमर्जिंग इंडस्ट्री, जबकि सूचना तकनीकी जो उद्योग है ये अभी इमर्ज हो रहा है। द कंट्रीज इन विच आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री इज़ लोकेटेड। अब आपको ये भी ध्यान से याद रखना होगा कि वो कंट्रीज जिसमें आयरन और स्टील उद्योग हैं वो कहाँ पर हैं। जर्मनी, यूएसए, चाइना, जापान एंड रशिया। तो ये क्वेश्चन भी जो है बहुत इम्पोर्टेंट है, आपको पूछा जा सकता है कि नेम द कंट्रीज इन विच आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज आर लोकेटेड। तो उनके नाम क्या हैं? जर्मनी, यूएसए, चाइना, जापान एंड रशिया। टेक्सटाइल इंडस्ट्री इज कंसंट्रेटेड इन इंडिया, हांगकांग, साउथ कोरिया, जापान एंड ताइवान। और जो कपड़ा उद्योग है
ठीक है, वो कहाँ पे मेनली केंद्रित है? भारत में, हांगकांग, साउथ कोरिया, जापान एंड ताइवान। ये आपका सेकंड क्वेश्चन बन जाता है। The major hubs of information technology industry are the Silicon Valley of Central California and the Bangalore region of India। और थर्ड क्वेश्चन जो आपका आता है कि जो मेजर हब है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की, उनकी इंडस्ट्रीज कहाँ पे हैं? तो उनकी इंडस्ट्रीज हैं सिलिकॉन वैली ऑफ सेंट्रल कैलिफोर्निया एंड द बेंगलोर रीजन ऑफ इंडिया। तो इसमें मेन आपके 4 क्वेश्चंस बनते हैं बेटा, जिसमें है कि मेजर इंडस्ट्रीज को कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। आयरन, स्टील, टेक्सटाइल, ये 3 होगी ओल्डर इंडस्ट्रीज, और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो चौथी होगी, जो कि अभी इमर्ज हो रही है। ठीक है, और फिर उसके बाद क्वेश्चन आते हैं वो कंट्रीज जिसमें कि आयरन और स्टील इंडस्ट्रीज लोकेटेड हैं। फिर क्वेश्चन आता है कि टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज कहाँ में है, एंड लास्ट वन इज द इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री। ठीक है, अभी आगे करते हैं आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। Like other industries, iron and steel industries too comprises various inputs, processes and outputs। तो बाकी जैसे उद्योग होती हैं तो उन्हीं की तरह पे जो आयरन और स्टील इंडस्ट्री है उसमें भी इनपुट्स होती हैं, प्रोसेसेस होते हैं एंड आउटपुट। यानी कि इनपुट मेरा मटेरियल आ जाता है, प्रोसेसेस में उसको कैसे बनाया जा सकता है कि प्रोडक्ट में, और जब प्रोडक्ट बन जाता है तो उसको हम आउटपुट बोलते हैं। ये मैंने आपको पहले भी समझाया था। दिस इज अ फीचर इंडस्ट्री whose products are used as raw material for other industries। और ये एक फीचर इंडस्ट्री है जिसके प्रोडक्ट्स जो होते हैं दूसरी इंडस्ट्रीज में किस तरह से यूज़ होते हैं, कच्चे माल के तौर पे। द इनपुट फॉर द इंडस्ट्री इंक्लूड रॉ मटेरियल सच एज आयरन और coal and limestone along with labor, capital, site and other infrastructure। तो जो इनपुट इंडस्ट्रीज में इंक्लूड होता है जो कच्चा माल, जैसे कि कच्चा लोहा, कोयला, चूना पत्थर, और फिर श्रम जिसको हम लेबर बोलते हैं, कैपिटल पूंजी जो हम उसमें इन्वेस्ट करते हैं, साइट वो जगह जहाँ पे वो इंडस्ट्री लगती है, एंड अदर इंफ्रास्ट्रक्चर और बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर जो कि उस इंडस्ट्री के लिए ज़रूरी होता है। ठीक है, तो इनपुट में ये सारी चीज़ें आती हैं। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग आयरन और इनटू स्टील इन्वॉल्व्स मैनी स्टेजेस। अब प्रोसेस शुरू होता है कि जो आयरन और है, कच्चा लोहा जो है, उसको स्टील में जो है इन्वॉल्व करने के लिए बहुत सारी स्टेजेस होती हैं। द रॉ मटेरियल इज पुट इन द ब्लास्ट फर्नेस वेयर इट अंडरगोज स्मेल्टिंग। ब्लास्ट फर्नेस क्या होता है? आग की भट्टी, और अंडरगो स्मेल्टिंग मीन्स गलाने की प्रक्रिया जो होगी। ठीक है, तो इसको जो है रॉ मटेरियल को एक लोहे आग की भट्टी में डाला जाता है और फिर से जो है मेल्ट कर लिया जाता है। इट इज़ देन रिफाइंड, और फिर इसको शुद्ध किया जाता है या परिष्कृत किया जाता है। द आउटपुट ऑब्टेन्ड, और इसको जो परिष्कृत करने के बाद या शुद्ध करने के बाद जो प्रोडक्ट निकलता है वो क्या होता है? स्टील, विच मे बी यूज्ड बाय अदर इंडस्ट्रीज एज रॉ मटेरियल। अब रॉ मटेरियल जो था, कच्चा लोहा था, उसे स्टील बना लिया हमने। अब जो स्टील को और बहुत सारी इंडस्ट्रीज एज अ रॉ मटेरियल यूज़ करती हैं। स्टील इज टफ, स्टील जो होता है वो कठोर होता है, एंड इट कैन ईजीली बी शेप्ड, और इसको आसानी से कोई भी आकार दिया जा सकता है। कट, इसको काटा जा सकता है, और मेड इनटू वायर, या फिर इसे तारों में बनाया जा सकता है। स्पेशल alloy of steel can be made by adding small amounts of other metals। और इस्पात की जो मिश्र धातु होती है वो कैसे बन जाती है? कुछ बाकी की धातुओं को मिलाकर, जैसे एल्युमिनियम, निकल एंड कॉपर। alloy gives steel unusual hardness, और जो इस्पात होता है, ठीक है, ये स्टील को क्या करता है? अनयूजुअल हार्डनेस देता है, टफनेस देता है, और एबिलिटी टू रेसिस्ट रस्ट। रस्ट होती है जंग, और जंग
जो होती है उससे बचाता है। स्टील इज ऑफन कॉल्ड द बैकबोन ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री। अब जो स्टील है उसको जो आधुनिक उद्योग है उसकी रीढ़ की हड्डी कहा जाता है। Almost everything we use is either made of iron or steel. जो कुछ भी हम इस्तेमाल करते हैं ऑलमोस्ट उसमें आयरन या स्टील का ही बना होता है और हैज़ बीन मेड विद टूल्स एंड मशीनरी ऑफ दिस मेटल्स। शिप्स, ट्रेन्स, ट्रक्स एंड ऑटोस आर मेड लार्जली ऑफ स्टील। अब जैसे शिप हो गई, ट्रेन हो गई, ट्रक हो गए, ऑटोज़ हो गए, ये ज़्यादा तौर पे बड़ी मात्रा में स्टील से ही बने होते हैं। Even the safety pins and the needles you use are made from steel. और जो सेफ्टी पिंस होती हैं या जो सुइयाँ होती हैं वो भी स्टील से बनी होती हैं। ऑयल वेल्स आर ड्रिल्ड विद स्टील मशीनरी। और जो ऑयल के कुएँ होते हैं उनको भी कैसे ड्रिल किया जाता है? स्टील वाली मशीनरी से। स्टील पाइपलाइंस ट्रांसपोर्ट ऑयल, और जो ऑयल होता है वो उसका ट्रांसपोर्टेशन जो होता है वो भी पाइपलाइन जो बनी होती हैं स्टील की बनी होती हैं। मिनरल्स आर माइंड विद स्टील इक्विपमेंट्स। और जो मिनरल है उनको भी कैसे माइन किया जाता है? जो स्टील के बने हुए इक्विपमेंट्स होते हैं उन्हीं से माइन किया जाता है। फार्म मशीन्स आर मोस्टली स्टील। और जो खेतों में फार्म मशीन्स जो होती हैं वो हमें आलमोस्ट किसकी बनी होती हैं? स्टील से बनी होती हैं। लार्ज बिल्डिंग्स हैव स्टील फ्रेमवर्क्स। और जो बड़ी बड़ी इमारतें होती हैं उसमें भी स्टील के बहुत बहुत बड़े जो फ्रेमवर्क्स होते हैं। बिफोर 1880 iron and steel industry was located where raw material, power supply and running water were easily available. तो 1880 से पहले जो आयरन और स्टील उद्योग था वो कहाँ पे होता था? जहाँ पे कच्चा माल आसानी से उपलब्ध हो जाता है, पावर सप्लाई होती है और जो रनिंग वाटर होता है वो इजीली आराम से प्राप्त हो जाता है। Later, the ideal location for the industry was near coal fields and close to canals and railways. और फिर उसके बाद में जो इसकी आदर्श जो स्थिति थी, जो लोकेशन थी फॉर द इंडस्ट्री, इस उद्योग के लिए वो क्या थी कि जो कोयले के जो फील्ड होते हैं वहाँ पर है ना, या फिर नहर होती हैं उनके आसपास और रेलवेज के आसपास। After 1950, iron and steel industries began to be located on large area of flat land near seaports. और 1950 के बाद ये जो आयरन और स्टील इंडस्ट्रीज थी ये कहाँ पे स्थापित होनी शुरू हुई? जो समतल ज़मीन थी और जो बंदरगाह थी उसके पास। ठीक है, दिस इज़ बिकॉज, और ऐसा क्यों था? By this time, इस समय पर स्टील वर्क्स हैड बिकम वेरी लार्ज। जो स्टील का काम था वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। एंड आयरन और हैड टू बी इम्पोर्टेड फ्रॉम ओवरसीज। और जो कच्चा लोहा था उसे समुद्र पार के इलाकों से मंगवाना पड़ता था। इन इंडिया आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री हैज़ डेवलप्ड टेकिंग एडवांटेज ऑफ रॉ मटेरियल। भारत में जो आयरन और स्टील इंडस्ट्री का विकास हो रहा है वो इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ पे जो रॉ मटेरियल है वो आसानी से मिल जाता है, चीप लेबर, और जो यहाँ पे मेहनत या जो हम ये कह लें कि जो काम करने वाले लोग हैं वो भी आसानी से मिल जाते हैं। ट्रांसपोर्ट एंड मार्केट, और ट्रांसपोर्टेशन की भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जो बना हुआ माल है वो कच्चे माल की मार्केट और जो बना हुआ आउटपुट जो होती है, जो प्रोडक्ट बना होता है उसको बेचने के लिए भी मार्केट अवेलेबल है। ऑल द इम्पॉर्टेंट स्टील प्रोड्यूसिंग सेंटर्स सच एज भिलाई, दुर्गापुर, बरनौल, जमशेदपुर, Rourkela, Bokaro are situated in a region that's spread over 4 states. तो ये सारे जिनके नाम मैंने बोले हैं, ये सारे जो एरियाज़ हैं वो 4 स्टेट्स में हैं। कौन कौन सी 4 स्टेट्स में हैं?
वेस्ट बंगाल, झारखंड, ओडिशा एंड छत्तीसगढ़। तो आपको इनके नाम याद रखने होंगे कि रॉ मटेरियल के लिए जो चीप लेबर, ट्रांसपोर्ट और मार्केट है, और सारी जो स्टील प्रोड्यूसिंग सेंटर्स है वो कहाँ पे हैं, भिलाई, दुर्गापुर, बरनौर, जमशेदपुर, राउरकेला एंड बोकारो। ठीक है, और ये रीजन जो हैं वो कहाँ पे फैले हुए हैं, 4 स्टेट्स में, जो कि हैं वेस्ट बंगाल, झारखंड, ओडिशा एंड छत्तीसगढ़। तो भद्रावती एंड विजयनगर इन कर्नाटका, विशाखापट्टनम इन आंध्र प्रदेश, Salem in Tamil Nadu are other important steel centers utilizing local resources। और ये जो विशाखापट्टनम हो गई, भद्रनगर हो गया, भद्रावती हो गया, विजयनगर हो गया, ये सारे जो एरियाज हैं ये स्टील जो इंडस्ट्री है उसके सेंटर्स हैं। आगे आ गया जमशेदपुर। Before 1947, there was only one iron and steel plant in the country। अब ये भी आपको एक क्वेश्चन आ सकता है कि 1947 से पहले जो प्लांट था आयरन और स्टील का, है ना, वो कहाँ पे था और कौन सा था? तो ये था टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड। ठीक है, तो आपको ये याद करना होगा कि 1947 से पहले जो आयरन और स्टील का एक ही प्लांट था, और वो कौन सा था? टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड। इट वॉज प्राइवेटली ओन्ड, और ये किसी प्राइवेट बंदे का था। आफ्टर इंडिपेंडेंस द गवर्नमेंट टुक द इनिशिएटिव, और आज़ादी के बाद जो गवर्नमेंट थी उसने इसका जो हम कहते हैं कि इनिशिएटिव लिया, एंड सेट अप सेवरल आयरन एंड स्टील प्लांट्स, और उसने ही बहुत सारे जो लोह के और जो स्टील के प्लांट्स थे वो लगवाए। टिस्को वाज स्टार्टेड इन 1907, और टिस्को जो था, टिस्को मीन्स टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड, ये 1907 में साक्षी में नियर द कन्फ्लुएंस ऑफ द रिवर सुब्रनरेखा एंड खरकाई इन झारखंड जो था, मतलब इन दोनों के संगम वाली जगह पे बना हुआ था। लेटर ऑन साक्षी वॉज रीनेम्ड एज जमशेदपुर। साक्षी का फिर रीनेम हुआ, मतलब इसको इसका नाम बदल दिया गया, जिसको कि जमशेदपुर कहा जाने लगा। Geographically, Jamshedpur is the most conveniently situated iron and steel center in the country। और जो देश है उसमें आयरन और स्टील इंडस्ट्री का सबसे कन्वीनियंट जो प्लेस था वो कौन सा था? जमशेदपुर। साक्षी was chosen to set up the steel plant for several reasons। अब स्टील प्लांट के लिए साक्षी को ही क्यों चुना गया? इसके बहुत सारे रीजंस थे। ऑन द बंगाल नागपुर रेलवे लाइन, जो कि this place was only 32 kilometers away from Kalimati station on the Bengal Nagpur railway line। और ये जो रीज़न था वो क्या था कि ये प्लेस जो था बंगाल नागपुर रेलवे लाइन के 32 किलोमीटर दूर ही था। इट वॉज क्लोज टू द आयरन ओर, और ये जो कच्चा लोहा जो है उसके नज़दीक था। कोल एंड मैग्नीज डिपॉजिट्स, और वहाँ पर ही कोले और मैग्नीज का डिपॉजिट्स भी था, एज वेल एज टू कोलकाता विच प्रोवाइडेड, कोलकाता की तरह विच प्रोवाइडेड अ लार्ज मार्केट डिस्को गेट्स कोल फ्रॉम झारिया coalfields and iron ore, limestone, dolomite and manganese from Odisha and Chhattisgarh। The Kharkai and Subramrekha rivers ensured sufficient water supply। और जो खारकाई और सुब्रनरेखा जो रिवर्स हैं, आपको इनके नाम याद करने पड़ेंगे, ये काफ़ी मात्रा में जो वाटर सप्लाई कर देती थी। गवर्नमेंट इनिशिएटिव प्रोवाइडेड एडिक्वेट कैपिटल फॉर इट्स लेटर डेवलपमेंट, और जो गवर्नमेंट ने भी इसके लिए पहलकदमी की कि उसने भी इसके डेवलपमेंट के लिए काफ़ी सारी जो पूंजी थी वो इन्वेस्ट की थी।
In Jamshedpur, several other industrial plants were set up after TISCO. जमशेदपुर में टिस्को के बाद यानी कि टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड के बाद जो था बहुत सारे जो इंडस्ट्रियल प्लांट्स लगाए गए थे. दे प्रोड्यूस केमिकल्स. और वो क्या प्रोड्यूस करते थे? केमिकल्स, लोकोमोटिव पार्ट्स, एग्रीकल्चरल इक्विपमेंट्स, मशीनरी, टिन प्लेट, केबल एंड वायर. ठीक है. तो अगर हम ये क्वेश्चन करें कि टिस्को के बाद जो जमशेदपुर में इंडस्ट्रियल प्लांट्स लगाए गए थे वो क्या प्रोड्यूस करते थे? केमिकल्स, लोकोमोटिव पार्ट्स, एग्रीकल्चरल इक्विपमेंट्स, मशीनरी, टिन प्लेट, केबल एंड वायर. राइट. The development of the iron and steel industry opened the doors to rapid industrial development in India. अब जो आयरन और स्टील इंडस्ट्री थी इसने किसके लिए दरवाजे खोल दिए थे? रैपिड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इन इंडिया. कि इसमें रैपिड होता तेज़ी से. इसकी वजह से जो भारत था उसमें बहुत तेज़ी से औद्योगिक विकास हुआ था. Almost all sectors of the Indian industry depend heavily on iron and steel industry for their basic infrastructure. और क्योंकि सारे के सारे जो इंडस्ट्री थी वो किस पर डिपेंड करती थी कि बहुत भारी मात्रा में उन्हें आयरन और स्टील इंडस्ट्री की ज़रूरत पड़ती थी उनके बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए. द इंडियन आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री कंसिस्ट्स ऑफ लार्ज इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट्स. और जो आयरन और स्टील इंडस्ट्री थी उनके बहुत सारे इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट थे एज वेल एज मिनी स्टील मिल्स. और उनकी छोटी स्टील जो मिल्स थी वो भी थी. इट ऑल्सो इंक्लूड सेकेंडरी प्रोड्यूसर्स, रोलिंग मिल्स एंड एंसिलरी इंडस्ट्रीज. और ये बहुत सारे जो सेकेंडरी प्रोड्यूसर थे जैसे रोलिंग मिल्स और इसके साथ सहायक जो उद्योग थे वो भी इसमें शामिल थी. अब पिट्सबर्ग क्या है, किस चीज़ के लिए जो प्रसिद्ध है करते हैं? इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट स्टील सिटी ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. तो ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की बहुत ही महत्वपूर्ण स्टील सिटी है. द स्टील इंडस्ट्री एट पिट्सबर्ग इंजॉयज लोकेशनल एडवांटेजेस. अब जो स्टील इंडस्ट्री पिट्सबर्ग में है इसका जो लोकेशन है उसके बहुत सारे एडवांटेजेस हैं. सम ऑफ द रॉ मटेरियल सच एज कॉल इज़ अवेलेबल लोकली. क्योंकि इसमें जो कोयला है वो लोकल लेवल पर ही मिल जाता है. वाइल द आयरन ऑर कम्स फ्रॉम द आयरन माइंस एट मिनेसोटा. और मिनेसोटा से जो कच्चा लोहा है वो मिल जाता है अबाउट 15 किलोमीटर्स फ्रॉम पिट्सबर्ग. और ये जो कच्चा लोहा जो मिलता है मिनेसोटा से ये सिर्फ 1500 किलोमीटर दूर है पिट्सबर्ग से. बिटवीन दीज माइंस एंड पिट्सबर्ग इज़ वन ऑफ द वर्ल्ड्स बेस्ट रूट्स फॉर शिपिंग और चीपली. और फिर इन दोनों के बीच में शिपिंग के लिए जो एक बहुत सारा जो हम कह सकते हैं कि चीप रूट जो है और बेस्ट रूट जो है वो भी अवेलेबल है. द फेमस ग्रेट लेक्स वाटरवे. ठीक है. और वो रूट कौन सा है? द फेमस ग्रेट लेक्स वाटरवे. ट्रेन्स कैरी द ओर फ्रॉम द ग्रेट लेक्स. और जो ट्रेन्स हैं वो इन लेक्स से जो कच्चा माल लेके जाती हैं टू पिट्सबर्ग एरिया. कहाँ पर? पिट्सबर्ग में. द ओहियो, द मोंगोला एंड अल्केनी रिवर्स प्रोवाइड एडिक्वेट वाटर सप्लाई. और वाटर सप्लाई इन दो रिवर से मिलती है. आपको नाम याद करने पड़ेंगे, मोंगोला एंड अल्केनी. टुडे वेरी फ्यू ऑफ द लार्ज स्टील मिल्स आर इन पिट्सबर्ग. अब बहुत कम जो बड़े मिलें हैं वो पिट्सबर्ग में हैं. दे आर लोकेटेड इन द वैलीज ऑफ मोंगोला एंड अल्केनी रिवर अबव पिट्सबर्ग. और ये मोंगोला और अल्केनी रिवर्स के ऊपर जो पिट्सबर्ग है वहाँ पर है. एंड अलोंग द ओयो रिवर बिलो इट. और इसके नीचे कौन सी रिवर है? ओयो. फिनिश्ड स्टील इज ट्रांसपोर्टेड टू द मार्केट बाय बोथ लैंड एंड वाटर रोड्स. और जो फिनिश्ड स्टील होती है वो
किसके थ्रू जो ट्रांसपोर्ट की जाती है, जल मार्ग द्वारा और थल मार्ग द्वारा। द पिट्सबर्ग एरिया हैज़ मैनी फैक्ट्रीज, और जो पिट्सबर्ग एरिया है उसमें बहुत सारी फैक्ट्रीज हैं अदर दैन स्टील मिल्स, स्टील मिल के अलावा, ठीक है, सिर्फ स्टील मिल्स ही नहीं है, और भी बहुत सारी फैक्ट्रीज हैं। दीज यूज स्टील एज द रॉ मटेरियल, और वो जो बाकी की फैक्ट्रीज हैं वो स्टील को कच्चे माल की तरह इस्तेमाल करते हैं टू मेक मैनी डिफरेंट प्रोडक्ट्स, बहुत सारे अन्य पदार्थ बनाने के लिए, सच एज रेल रोड इक्विपमेंट, और वो अन्य पदार्थ क्या है, रेल रोड इक्विपमेंट्स, हैवी मशीनरी और रेल्स। So this was all about today's lesson. I hope that you have listened and the lecture very carefully, and I think that you might have understood this lesson very well. So see you next time with a new topic, that is cotton textile industry, in my next video. Till then, goodbye, have a nice day.